Good morning students, this is date 28th of May 2020 क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर लेक्चर 13 पर है और पहले ही बता दिया गया है लेक्चर 12 तक आते आते स्कूल लेवल पर ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म। अब आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि न्यूमेरिकल्स वगैरह कितना भी बना लो 9th 10th में एक्चुअली में स्कूल एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग कॉपी में एक जगह पर लिख करके रख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, एनसीईआरटी में देखेंगे तो पूरे एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वही थ्योरेटिकल है। आप लोग उसका प्रैक्टिस आराम से कर लेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। बल्ब का जो फिलामेंट, आजकल तो आप लोग घर पर वैसा बड़ा बड़ा बल्ब यूज करते नहीं है, बट पहले का बल्ब सब देखे होंगे, अभी भी घर पर रहता है। उसका जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जनरली टंगस्टन नाम का एक कंडक्टर का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन आपका वही है, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। ठीक है, तो आंसर को लिख लो और पहले लिख लो फिर समझते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और एनसीईआरटी में डेटा मेंशन्ड है 380 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, ड्यू टू विच द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखोगे, ऑल्सो इट हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो रेट ऑफ एवापोरेशन एट हाइयर टेम्परेचर्स। ठीक है, मीनिंग ये है कि जैसे ही आप लोग 10th क्लास में पहुंच गए तो आप लोगों को मालूम है कि फिजिक्स तो इनफाइनाइट होता है। इसी क्वेश्चन का जब 12th में आओगे तो इसी क्वेश्चन का और भी आंसर डिटेल्स में मिलेगा और 8th 6th के बच्चों को समझाना होगा इसी क्वेश्चन का, तो थोड़ा अलग लैंग्वेज। तो 10th में आपको यही लिखना है, टंगस्टन नाम का कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। गर्म हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। बल्ब का फिलामेंट एक्सक्लूसिवली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, बट आप जो तार लगाएंगे उसको गर्म करेंगे तो तार तो पिघल जाएगा ना, है ना। दो प्रॉब्लम है, एक तो तार तो लगाना है क्योंकि वो कंडक्टर चाहिए, बिना कंडक्टर के वो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो ज्यादा गर्म करोगे तो वो तार जो है वो तो पिघल जाएगा। इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। नोन जितना मेटल हम लोग जानते हैं उन सब में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसी का है। तो ये दो तरफा काम करेगा, मेटल है तो वायर का काम करेगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जब ज्यादा गर्म भी करोगे तब वो पिघलेगा नहीं। मेटल होने के बावजूद हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टर होने के बावजूद हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है टंगस्टन का जिसका इस्तेमाल हम लोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं, आप लोग देखोगे फिलामेंट का अलग अलग शेप होता है तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ये मैंने कॉपी में आप लोग लिखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो टंगस्टन मेटल का ज्यादा होता है। और आप लोग देखे होंगे बल्ब के अंदर इनर्ट गैस को फिल किया जाता है थर्मली आइसोलेट करने के लिए, नियॉन गैस, आर्गन गैस भरा हुआ रहता है और गर्म में इवापोरेशन होता है। गैस है, गर्म है, इवापोरेशन। तो ऐसा मेटल का इस्तेमाल करना है जिसका इवापोरेशन का रेट जो है वो लो हो। ये भी टेस्ट में नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट दिया हुआ है आपको किताब में। मेन आंसर ये है, वायर मेटल, वायर कंडक्टर, लेकिन काम कर रहा है हीटिंग इफेक्ट पर। तो आपको एक ऐसा मेटल का जरूरत पड़ेगा जो वायर का काम तो करे बट मेल्ट ना करे। तो आपको एक ऐसा मेटल का जरूरत पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और नॉन मेटल्स में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का है। इसीलिए हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। इसको नोट करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, why wires of heating elements like toaster, heater, geyser etc are made up of an alloys such as nichrome rather than pure metal। है ना, तो अभी तो आपने पढ़ा कि बल्ब का फिलामेंट के लिए आपको एक वायर का जरूरत है जो कि एक मेटल का होता है टंगस्टन का, बट जो हीटिंग एलिमेंट होता
है हीटर, टोस्टर, गीजर। हीटिंग एलिमेंट मतलब उसका जो वायर है वो एक्सक्लूसिवली ऐसा ही बनाया हुआ रहता है कि उसको गर्म करने पर वो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करे। तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अलॉय सच एज नाइक्रोम का। उसमें हम लोग प्योर मेटल कॉपर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हीटिंग एलिमेंट हीटर, गीजर, टोस्टर, इन सब का जो वायर होता है, इन सब का जो वायर होता है वो जानबूझ करके हम लोग अलॉय सच एज नाइक्रोम और 2-3 अलॉयस का नाम और आपका दिया हुआ है किताब में, उन सब का इस्तेमाल, कॉन्स्टेंटाइन है, मैंगनीज है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। जनरली नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन मोटा मोटी है कि हीटिंग एलिमेंट लाइक गीजर, टोस्टर, गीजर, हीटर, इन सब का जो तार होता है वो हम लोग मेटल का नहीं अलॉय का बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आंसर लिखो। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स so they have high melting and boiling point than pure metal। ठीक है, पहले लिख लो फिर समझते हैं। दूसरा है resistivity of an alloy is more than that of metal so it produces more heating effect। तीसरा नंबर है it produces large amount of heat and do not burn easily। इसका जो resistivity है ये this is least affected by temperature। मतलब फाइनली हम लोग समझ लेते हैं अलॉयज मैन मेड होता है। अलॉयज आर मैन मेड। अलॉय को हम लोग खुद से बनाते हैं 2 या 3 या 4 मेटल का खूबी बना करके। तो अलॉय सच एज नाइक्रोम को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो। नाइक्रोम तो अभी पिछला क्वेश्चन में पढ़ा उसका तो होता ही है मेल्टिंग पॉइंट हाई। अलॉय सच एज नाइक्रोम नहीं, मतलब टंगस्टन का तो होता ही मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बट अलॉयज मैन मेड होता है। उसको जानबूझ करके इस तरह से बनाया रहता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो ताकि वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे लेकिन खुद ही ना पिघल जाए, है ना। उसके लिए और कॉन्सेप्ट लगाना। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें कि आप उस टेबल में चेक कर सकते हैं कि अलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होता है वो प्योर मेटल से ज्यादा होता है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे H बराबर I स्क्वायर इंटू RT। तो अगर R ज्यादा है तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। तो हीटर, टोस्टर, इन सबको काम ही ऐसा है कि उसमें तार हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को मेटल का नहीं, क्योंकि मेटल तो पिघल जाएगा, उसके जगह पर हम लोगों को इस्तेमाल करना है अलॉयज का। तो आंसर क्या है? अलॉय मैन मेड होता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसका रेजिस्टिविटी हाई हो। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस हाई हो, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से H बराबर I स्क्वायर RT से उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो। और उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं है। मतलब टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाओगे घटाओगे तो उसके रेजिस्टेंस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, खुद नहीं पिघलेगा। 2 या 3 से ज्यादा मेटल का बना हुआ रहता है तो सबका प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल के कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी ज्यादा, जिसके वजह से इट प्रोड्यूसेस मोर हीटिंग इफेक्ट देन मेटल। याद रखेंगे बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो टंगस्टन का बनाएंगे, वो मेटल का होगा। बट हीटिंग एलिमेंट, हीटर, टोस्टर, गीजर, इन सब का जो तार होगा वो प्योर मेटल का नहीं बना करके अलॉयज का बनाएंगे। यही ये क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, ये भी जो अभी पिछला 2 क्वेश्चन किया वही है, बस लैंग्वेज बदला हुआ। क्वेश्चन एक्चुअली में फिर से वही है। क्वेश्चन है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। हीटर देखा होगा आपने, वैसे गीजर, टोस्टर में भी यही होता है, बट हीटर आप देखे होंगे, हीटर को जिस तार से कनेक्ट किया हुआ रहता है प्लग से, वो थोड़ी जलता है। हीटिंग एलिमेंट का जो रड होता है वो धीरे धीरे गर्म होकर के लाल हो जाता है, बट जिस तार से वो हीटर जो है वो कनेक्टेड होता है आपके सर्किट के साथ, वो थोड़ी गर्म होकर के ग्लो करने लगता है। समझ आ रहा है? जो कॉर्ड होता है तार, वो थोड़ी ग्लो करता है। हीटिंग एलिमेंट का जो वायर है वो ग्लो करता है। क्यों? यही पूछा गया था, तो पिछले क्वेश्चन वाला ही हो गया। पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, आंसर लिखो। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में करवाया गया था, इज मेड अप ऑफ अलॉय। इसको अलॉय से बनाया हुआ
विच हैज, पिछले क्वेश्चन में लिखा है कि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट इट बिकम्स टू हॉट, बहुत गर्म हो जाता है। बट अभी आपको जानबूझ करके बताया कि इसको इस तरह से बनाया रहता है कि गर्म होगा, ग्लो करेगा, हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, बट पिघलेगा नहीं। इट बिकम्स टू हॉट एंड ग्लोज। बट जो कॉर्ड होता है, बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड इज यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जो तार जो है हीटिंग एलिमेंट का तार नहीं, जो कॉर्ड का तार है वो तो मेटल से बनाते हैं, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, वो तो मेटल होता है, तो वो थोड़ी ग्लो करेगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जिसके वजह से वो ग्लो नहीं करता। उसको उसमें मैन मेड है ही नहीं, वो अलॉय नहीं, अलॉय को ऐसा बनाया जाता है कि गर्म होगा, पिघलेगा नहीं, ग्लो करेगा। सिंपल तार तो वायर मेटल का बना हुआ रहता है, उसका रेजिस्टेंस तो कम होता है, उसको ग्लो नहीं करेगा। बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करोगे तो उल्टा तो वो पिघल जाएगा। खैर ये आपसे पूछा नहीं था, पूछा केवल वही था, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो आंसर होगा द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ अलॉय व्हिच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। So when current flows through the heating element, it becomes too hot and glows. But the resistance of the cord is usually made up of copper or aluminum metals, which is very less. इन सबका रेजिस्टेंस कम होता है। So ये ग्लो करने का कोई कॉन्सेप्ट मेटल में तो नहीं है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन 4, ये सब एनसीईआरटी का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया, आंसर सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इस बार कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। घर पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो तार होता है वो अलॉय का नहीं, वो आप मेटल सच एज कॉपर और एल्यूमिनियम का ही बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मोटा कॉपर एल्यूमिनियम से। क्यों, ये क्वेश्चन है। तो आंसर हम लोग जानेंगे, वही पिछले वाला क्वेश्चन है। इस बार इसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसका उल्टा, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को ब्लॉक करना। तो रेजिस्टेंस कम मतलब कंडक्टेंस ज्यादा, मतलब करंट के फ्लो को आसानी से बहने देगा। यही तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन आपको तार से करना है, हीटिंग उटिंग नहीं प्रोड्यूस करना है, करंट बहाना है, करंट दूर तक बहाना है, करंट इधर उधर पहुंचाना है। तो किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ऐसा चीज का जरूरत थोड़ी पड़ेगा जो करंट को ब्लॉक करता है। तो इसीलिए हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स के रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्ट कम करेगा मतलब कंडक्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन आसानी से होगा। इसीलिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करना है तो उसका तार कॉपर एल्यूमिनियम का बनाएंगे, बट गर्म करना है कोई चीज को, हीटिंग एलिमेंट का तार है, वो हम लोग अलॉय से बनाते हैं। फिर इसका आंसर निकलेंगे, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस का उल्टा तो कंडक्टेंस ज्यादा है, ब्लॉक कम करेगा तो कंडक्ट ज्यादा करेगा, विच प्रोवाइड, जिसके वजह से इजी पाथ मिलेगा करंट ट्रांसमिशन होने के लिए, करंट को ट्रांसमिट होने के लिए आसानी से रास्ता मिलेगा, विच इज डिजायरेबल, यही चाहिए, टू मिनिमाइज वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर ड्रॉप। आराम से अगर करंट पास हो जाएगा तो ना वोल्टेज ड्रॉप होगा ना पावर का कोई नुकसान होगा, आसानी से करंट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करेगा, जिसके वजह से इफिशियंसी जो है तार का ज्यादा हो जाएगा। एक दूसरा आंसर भी है, मतलब दूसरा नहीं, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा, ये उतना साइंस से रिलेटेड नहीं है, बट सोचना है कि अच्छा वायर के लिए अच्छा मेटल, तो अच्छा मेटल तो सिल्वर गोल्ड वगैरह भी कर सकते थे, बट सिल्वर गोल्ड बहुत महंगा पड़ जाएगा, इस वजह से दूसरा आंसर भी लिखेंगे, कॉपर एल्यूमिनियम इकोनॉमिकल होता है, सब जगह पर इजीली अवेलेबल भी होता है। ये साइंटिफिक आंसर तो नहीं है, बट ये भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करके रखो। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मेजर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ टेस्ट में आने जाने से ही नहीं, ऐसे ही आपको भी आपके दिमाग में भी ये बात लगता होगा कि ये जानना हम लोगों को जरूरी है कि घर पर जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, शुरुआत में ही बताया गया था, उसमें जो तार होता है, मतलब जो रेजिस्टेंसेस है, तार का जो रेजिस्टेंस है या फिर जो तार का अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है। ये सबको मालूम है, 4th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं कि डोमेस्टिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल किया हुआ रहता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन करता क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन करने का क्या काम है, ये आपको पहले भी बताया गया था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है जैसे टीवी, फ्रिज, बल्ब, एसी, गीजर, हीटर, टोस्टर, फैन, इन सबका जो तार है, इन सबको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग करंट का जरूरत पड़ता है। करंट इसमें ज्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए, और करंट का वैल्यू अलग
वोल्टेज का वैल्यू सेम और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे घर में हो, चाहे सीएम के घर में हो, चाहे तुम्हारे किचन में हो, चाहे तुम्हारे बाथरूम में हो, चाहे तुम्हारे बेडरूम में हो, चाहे तुम्हारे ड्राइंग रूम में हो, इस तरह का अरेंजमेंट करना रहता है कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए, हर अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए अलग अलग करंट का जरूरत है। करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम। तो क्लियर करके करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम किसमें पॉसिबल है? तो सीरीज में पॉसिबल है। ठीक है, पहला चीज तो ये होगा। दूसरा आंसर ये है कि सीरीज में आपने पढ़ा था, सीरीज अरेंजमेंट में आपने पढ़ा था कि बीच में कहीं से भी अगर शॉर्ट सर्किट या फिर डिफॉल्ट हुआ तो जो पूरा सर्किट है वही इनकम्प्लीट हो जाएगा। बट पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम आपको बताया गया था। पैरेलल में आपने देखा था कि हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए अलग अलग स्विच, मतलब हर फेज में अलग अलग करंट जाता है। तो अगर कोई एक, जैसे आपका एक पंखा क्या करो, उसका वायर अगर शॉर्ट सर्किट कर गया, चाहे वहां पर फ्यूज गड़बड़ा गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका दूसरा पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब बंद हो जाए। ऐसा नहीं करने के लिए हम लोग अरेंजमेंट को पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में अगर कनेक्ट करोगे तो अगर एक जगह से भी पूरे सर्किट में शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट हुआ तो आपका पूरा अरेंजमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। और थर्ड आंसर ये है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकालते थे वो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इससे करते थे। तो जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे वो कम हो जाता था। 1/R बराबर 1/R1 प्लस, सीरीज में क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 तो 5 5 10 रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब करंट का फ्लो रुक गया, तो घर में करंट ठीक से नहीं पहुंचेगा। बट पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है? पैरेलल अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस घट जा रहा है। रेजिस्टेंस घटने का मतलब है कंडक्टेंस बढ़ना, कंडक्टेंस बढ़ने का मतलब करंट का फ्लो आसानी से होगा। यही तीन मेजर आंसर है। क्या क्या? पहला आंसर ये है कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को रन करने के लिए अलग अलग करंट का जरूरत है। अगर करंट अलग चाहिए तो आप सीरीज में अरेंजमेंट कर नहीं सकते, पैरेलल में करना पड़ेगा। दूसरा, डोमेस्टिक सर्किट को पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि अगर सीरीज में कर दिए और किसी भी एक जगह पर फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपका पूरा सर्किट का अरेंजमेंट जो है वो गड़बड़ा जाएगा। बट पैरेलल अरेंजमेंट में हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलने के लिए अलग फ्यूज, अलग स्विच दिया हुआ रहता है। तो एक अगर शॉर्ट सर्किट हो भी गया, खराबी हो भी गया, तो भी बाकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो आपका आराम से चलेगा। और तीसरा आंसर ये है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो घट जाता है। रेजिस्टेंस घटना मतलब कंडक्टेंस बढ़ना, और कंडक्टेंस बढ़ना मतलब करंट का फ्लो आसानी से हो जाना। तो यही तीन कारण है, इसको हम लोग लिखेंगे। इन डोमेस्टिक सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस नीड्स डिफरेंट करंट, डिफरेंट करंट के नीचे ही लिख लोगे, इक्वल एनर्जी, सेम वोल्टेज। डिफरेंट करंट बट एनर्जी बराबर चाहिए, सेम वोल्टेज चाहिए टू ऑपरेट, विच इज नॉट पॉसिबल इन सीरीज। सीरीज में ये पॉसिबल नहीं है, ये पैरेलल में हो पाएगा। दूसरा, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस नीड्स सेपरेट स्विच, सिस्टम, फ्यूज टू वर्क, है ना। हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को अलग स्विच, सिस्टम और फ्यूज से वर्क करवाया जाता है। सो इफ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट अकर्स, कहीं पर अगर फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट हुआ इन एनी सर्किट, इट विल नॉट रिजल्ट इन द डिसकनेक्शन टू अदर सर्किट। सबको अगर अलग स्विच, अलग फ्यूज दे करके रखते हो तो किसी एक जगह से शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा सर्किट आपका खराब नहीं होगा। ये आप सीरीज में कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ पैरेलल में ही पॉसिबल है। और थर्ड नंबर पर है, इट रिड्यूसेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट रिड्यूसेस, ये अभी आपको बताएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, which results in consumption of less energy, एनर्जी कम, रेजिस्टेंस कम, करंट का फ्लो आसानी, पावर लॉस कम, एनर्जी कंजम्पशन कम। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लिखेंगे। कल इस चैप्टर का जो मिसलेनियस टाइप का बीच बात से डेटा अंदर से घुसा करके जो न्यूमेरिकल या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल के क्लास में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, भास्कर क्लासेस, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखें, फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। इंडिविजुअल प्लेलिस्ट, कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि थोड़ा 10th 11th 12th का कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। प्लेलिस्ट सेपरेट किया हुआ है भास्कर क्लासेस में, आप उसमें जाकर के अपना 10th साइंस में इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नोट्स बना सकते हैं। पहला चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक पेमेंट वगैरह नहीं किया, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, ट्राई करेंगे कि आप लोग का जो फर्स्ट मंथ का जो पेमेंट है उसको आप लोग पूरा कर दें। जो लोग ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें।
जो ऑफलाइन अगल बगल हैं आकर के अपना फर्स्ट मंथ का ट्रांजेक्शन पे कर दें, क्योंकि मैथ का भी एक चैप्टर और साइंस का भी एक चैप्टर 1 महीने के क्लास के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।